हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी एग्जांपल नंबर 8.3 जिसमें वो कहता है 100 HP 250 वोल्ट 1200 रेडियस पर मिनट शंट डीसी मोटर, यानी कि हमारे पास एक शंट डीसी मोटर है जिसकी मतलब कि जो वोल्टेज है वो 250 है और उसकी स्पीड है 1200 रेडियस पर मिनट पे। ठीक है, वो कहता है विद एन आर्मेचर रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात हमें इसमें क्या चेक कर लेना चाहिए कि ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के साथ है या विदाउट कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है। तो वो कहता है विद एन आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस उसने बताइए जो कि यहाँ पे मेंशन है शेप के अंदर आगे। वो कहता है स्टूडेंट एंड अ फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 41.67 ओम, यानी ये RF प्लस R एडजस्टेबल की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ RF प्लस R एडजस्ट इज इक्वल टू 41.67 ओम। ठीक हो गया। आगे वो कहता था मोटर हैज, देखा बात आ गई है ना कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, मतलब कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है इसमें, लिहाजा आपने क्या करना है जी, आर्मेचर रिएक्शन को इग्नोर कर देना। वो ये बात भी कर रहा है जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में समझाई थी। आगे वो कहता है मैकेनिकल एंड कोर लॉसेस में बी अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। फर्ज करो कि जो मैकेनिकल और कोर लॉसेस हैं वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है इस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, आगे वो कहता था मोटर इज अज्यूम्ड टू ड्राइव, यानी कि मोटर को फर्ज करो कि वो लोड चलाने इस टू ड्राइव अ लोड के वो ये लोड चलाना चाहती है विद लाइन करंट, जिसमें जो लाइन करंट मतलब कि लोड करंट की बात कर रहा है, IL की बात कर रहा है, जो कि कितनी है 126 एम्पेयर एंड इनिशियल स्पीड ऑफ 1103 रेडियस पर मिनट। अब ये किसकी वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट्स, ये मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है ये बाद में बात करते हैं। आगे आ जाओ। आगे वो कहता है टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम अज्यूम आर्मेचर करंट रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रॉब्लम को अगर आप मतलब कि इसने पता क्या किया स्टूडेंट, इसने ना बाद में मोटर की स्पीड चेंज कर दिया है। तो वो कहना चाह रहा है कि आपने पता क्या करना, आपने इस स्पीड को चेंज होते हुए देख के ये नहीं करना कि आर्मेचर करंट में कोई फर्क लाओ, वो बात की बात है। तो सबसे पहले आपको किताब की तरफ लेके चलना चाहूँगा। ये इसका जो दूसरा पार्ट है वो वैसे ही देखने वाले, या पहला पार्ट ही करना हमने असल में। वो कहता है इफ मशीन मैग्नेटाइजेशन कर्व इज शोन इन फिगर 8.9, यानी कि ये जो आपको कर्व दिखाई गई थी पहले, इसका आपने इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द मोटर स्पीड, मोटर की क्या स्पीड होगी अगर फील्ड रेजिस्टेंस को हम क्या कर दें जी 50 ओम कर दें। तो इसको हम कह लेते हैं स्टूडेंट RF इंटू R एडजस्टेबल 1, यानी कि ये 1 वाली है, और जो RF2 होगी वो हमारे पास कितनी है 50 ओम। ठीक हो गया, ये हमने मेंशन कर दी। पहले तो स्टूडेंट आपको पता है हमने लोड करंट की मदद से क्या फाइंड आउट करना होता है, अपनी आर्मेचर करंट मालूम करनी होती है। तो पहले मैं IA1 के नाम से आर्मेचर करंट निकालता हूँ, क्योंकि इनमें आप फर्क आ गया अपने रेजिस्टेंसेस में। तो आपको पता है इसका क्या फार्मूला होता है, लोड करंट माइनस अपने पास वो होता है फील्ड करंट। तो फील्ड करंट यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होगी, पहले IF1 वाली जो कि हमें ये दी गई है। तो उसका फार्मूला होगा स्टूडेंट थर्मल वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड करंट रेजिस्टेंस आएगी RF प्लस R एडजस्ट होल के साथ 1, क्योंकि हमने करंट लिखनी है ना कि यहाँ पे करंट वो लिखना है रेजिस्टर, तो ये 1 साथ में लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करो। ठीक है, तो IA1 इज इक्वल टू आ जाएगा, IL हमें कितनी दी गई 126 माइनस थर्मल वोल्टेज उसने बताया था शुरू में 250 है, बटे में इसकी वैल्यू 41.67। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी 120 एम्पेयर। ठीक है, ये 120 एम्पेयर आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड आउट कर लेना स्टूडेंट अपने आर्मेचर वोल्टेज को, यानी इस वैल्यू पे आर्मेचर वोल्टेज कितने होंगे EA1। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा वही थर्मल वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सारी वैल्यूज गिवन है। VT की वैल्यू 250 है, ये देखो ये VT की वैल्यू है ना, यहाँ पे VT मेंशन होता है। उसके बाद IA की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, IA1 की 120, RA की वैल्यू कितनी दी गई है 0.03। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है स्टूडेंट, ये आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट 246.4 वोल्ट। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट जो अपने पास जो मतलब कि चेंज आया करंट के अंदर, जो बात कर रहा था मैं आपके सामने कि अगर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैंने बात की है कि फील्ड रेजिस्टेंस अगर 50 ओम हो जाए तो फिर क्या होगा, मोटर की स्पीड में क्या चेंज आएगा। तो पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी फील्ड करंट फाइंड आउट कर लेते हैं IF2 के नाम से। आपको पता है उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, वही फार्मूला ऊपर थर्मल वोल्टेज बटन में आ जाएगी RF2। आप इसको RF2 सिर्फ ना लिखिएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा RF प्लस R एडजस्टेबल होल के साथ 2 लिख लीजिएगा, ऐसे सही लगेगा। 250 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 50, तो ये कितना आता है 5 एम्पेयर आ जाएगी। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन के बारे में आप सब जानते हो, जो मैंने आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि हमारे पास ये इक्वेशन जो होती है EA2 ओवर EA1 इज इक्वल टू NM2 ओवर NM1। मेन ये इक्वेशन बस इतनी नहीं होती, इनके साथ K5 भी होता है। तो इनके साथ अब आ जाएगा K5 और K5 ठीक है, K5 ऊपर और बटे में K5 K इन दोनों में कांस्टेंट होता है, और ये K प्राइम होता है, सॉरी K प्राइम होता है, K नहीं होता, K से कट जाएगा। और इतना तो हम जानते हैं स्टूडेंट, उसने देखो लास्ट में बोला था कि आपने आर्मेचर करंट को क्या करना है, कांस्टेंट समझना है। तो अगर आर्मेचर करंट कांस्टेंट रहेगी तो आपके EA की वैल्यू दोनों कंडीशंस में कांस्टेंट रहेगी। उसके कहने का मतलब था कि आपने हर कंडीशन में यही फर्ज करना कि आपकी जो आर्मेचर करंट है वो कांस्टेंट है, चाहे आपका मतलब कि RF में कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब RF में चेंज आएगा तो यहाँ पे आर्मेचर करंट की वैल्यू तो चेंज होगी, लेकिन उसने बोला था आपने आर्मेचर करंट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इस केस में हम उसे बोलेंगे कि अगर आर्मेचर करंट कांस्टेंट है तो EA2 इज इक्वल टू EA1 होगा, जो कि दोनों बराबर होने की वजह से कट जाएंगे। अब ये कटने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू
phi2 over phi1 nm2 over nm1। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पे nm2 की इक्वेशन बनाना चाहिए, nm2 इधर ही रह जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी nm2 इज इक्वल टू phi1 over phi2, और ये जो अपना nm1 था ये ऊपर चला गया होगा, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। nm1 की वैल्यू तो स्टूडेंट हमें पता ही है, ठीक है, nm1 का कोई मसला नहीं है, nm2 हमने मालूम करना है। अब बात आती है phi1 और phi2 कहाँ से निकाल के लाएं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको एक फार्मूला मैं याद दिलाता हूँ, जो फार्मूला स्टूडेंट हम यहाँ पे सिंपली बनाते होते थे, आपको मैं याद करवा रहा हूँ, ये वाला फार्मूला याद ही आपको वैसे करवाना क्या है। nm2 इज इक्वल टू हमारे पास होता था EA2 ओवर EA1, वैसे तो ये होता था, है ना, साथ में nm1 होता था। तो यहाँ पे देखो EA2 और ओवर EA1 की जगह क्या आ गया, phi1 ओवर phi2। तो देखा जाए उस लिहाज से स्टूडेंट्स, तो अपने पास क्या होगा जी, phi1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि यहाँ पे phi1 जो है वो बराबर है EA1 के, और सॉरी EA2 के, और जो अपना phi2 है वो बराबर है किसके, EA1 के। तो EA1 की वैल्यू तो आप सब जानते हो कितनी है, EA1 की वैल्यू अभी यहाँ पे बताया गया ये आपस में इक्वल है, लेकिन इनमें चेंज आया है, वो चेंज अब हम मेंशन करेंगे। देखो phi1 की वैल्यू हमारे पास ना मालूम है अभी, EA2 हम नहीं जानते कितना है, phi1 की वैल्यू हमें मालूम है कि जो कि 250 वोल्ट थी, जो उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ही दे दी थी। 250 नहीं, 244 है शायद, नहीं 250 ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ से बिल्कुल धोखा नहीं खाना कि यहाँ पे हमने EA1 निकाला हुआ है, ये वो वाला EA1 है, ये हरगिज़ वो वाला EA1 नहीं है। ये हमने बस कंडीशन उस वक्त ये हमने निकाले हुए हैं EA1 वोल्टेज, जब हमारी मतलब कि करंट में रजिस्टर जो था वो 41.67 ओहम था। कहने के इस पार्ट का और ये नीचे वाले पार्ट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अभी आज नेक्स्ट पॉइंट पे phi1 हम कैसे मालूम करेंगे, phi1 ही हम मालूम करने के लिए स्टूडेंट चले जाएंगे। देखो अभी हमें ये चीज़, ये जो हमने IF2 निकाली है ना, इसी की मदद से हम अपनी EA2 की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ था, तो ये देखो उसने बोला हुआ था कि आपने ग्राफ की वो जो मैग्नेटाइजेशन कर्व आपको फिगर 8.9 में दिखाई गई, उसकी मदद ले लेनी है इसकी फिगर ए जो सॉल्व करते हुए। तो देखो 5 एम्पेयर है ना, तो ये देखो 5 एम्पेयर नहीं, 5 नहीं 6 एम्पेयर है। कितनी आई है यार, IF2 5 एम्पेयर आई है, कंफर्म कर लेना चाहिए मुझे जी, 5 एम्पेयर ही आई है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको बुक के ऊपर ये पैराग्राफ पढ़ के समझ आएगी। वो कह रहा है अ मैग्नेटाइजेशन कर्व इज प्लॉट ऑफ EA वर्सेस IF फॉर अ गिवन स्पीड, यानी वो जो आपको पीछे मैं दिखा रहा था मैग्नेटाइजेशन कर्व, वो किस किस के दरमियान है, EA के दरमियान, मतलब कि आर्मेचर वोल्टेज, और IF फील्ड करंट के दरमियान। वो कहता है सिंस द वैल्यू ऑफ EA ऑन द कर्व आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। जैसा कि हम जानते हैं जो अपने आर्मेचर वोल्टेज की वैल्यू होती है वो अपने पास क्या नाम है, फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और एक और चीज़ ये स्टूडेंट बात हमने एक लेक्चर में भी की थी, जो फील्ड करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ द मोटर के। ठीक है, तो लिहाजा वो कहता है रेशो ऑफ द इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज रीड्स ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द फ्लक्सेस। मतलब अगर ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, phi1 इज इक्वल टू EA2 और phi2 इज इक्वल टू EA1 आ रहा है। EA1 तो हमारे पास गिवन था कितना, 250 वोल्ट, जो कि उसने स्टार्ट में हमें क्वेश्चन के अंदर बताया था। ये देखो 250 वोल्ट, ठीक है, ये EA1 की वैल्यू थी। वो हमने एक खुद वैल्यू निकाली है EA1, वो हमारे पास ना करंट के चेंज होने की वजह से आई, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग की वजह से। ठीक है, और आगे वो बात करता है अगर हम IF को यहाँ पे जैसे कि ये 1 रेशियो आ रही है, यानी कि इनमें 1 का फर्क है, अगर हम अपनी IF को 1 गुना बढ़ा देते हैं, 1 एम्पेयर उसमें एडअप करवाते हैं, वो हो जाएगी 6 एम्पेयर। तो अगर आप ग्राफ पे जाके चेक करो तो 6 एम्पेयर पे वो कहता है कि आपको EA0 कितना मिलेगा, 268 वोल्ट। वहाँ पे जो ग्राफ गिवन है उस पर एक वैल्यू वहाँ पे मेंशन नहीं है, वोल्टेज की थोड़ा फासले के ऊपर मेंशन है। तो ये आपको ना इंशाल्लाह पेपर के अंदर तो परफेक्ट ग्राफ ही देखने को मिलता है, अदरवाइज ग्राफ आते ही नहीं अक्सर कभी कभार। तो ये हमारे पास EA0 यानी EA2 जो EA2 जो है 268 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन आपने कर लेना कि IF2 जो अपने पास है वो कितनी है, 6 एम्पेयर। अब वैल्यूज पुट करके nm2 को कैलकुलेट कर लो, phi1 और phi2। phi1 कितना 268 और phi2 कितना जी हमारे पास है, ये दोनों मैंने phi1 लिख दिया, ये phi2 था, ये 250 है। nm1 की कितनी वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, 1200 नहीं 1103। ये स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ये हमारा ना क्वेश्चन एक तौर पे अलग से वो वाली 1200 वाली स्पीड नहीं लेनी, ये वाली लेनी है। 1103 उसने बोला था, आपने 126 एम्पेयर पे 1103 रेडियस पर मिनट रख के करना है इसको सॉल्व, तो ये 1103 आ जाएगा। अभी आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 1187 रेडियस पर मिनट। ये फाइंड आउट करने के बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है उस मतलब कि इसका भी पार्ट, उसमें आपने ग्राफ ड्रा करना, उसके बारे में बस आपको बता दूंगा क्या हो इसके अंदर चक्कर है। देखो स्टूडेंट, ये ग्राफ बना हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि फील्ड रेजिस्टेंस और स्पीड ऑफ द मोटर के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको ना ये एक लेक्चर दिया हुआ है इसके बारे में, ये आपके वहाँ पे प्लेलिस्ट में अपलोडेड होगा, आपने देख लेना है कि जो अपने पास स्टूडेंट होता है ना स्पीड ऑफ द मोटर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड करंट के। हम जितनी ज़्यादा फील्ड करंट बढ़ाते हैं उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ द मोटर बढ़ती है। तो लिहाजा इस वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा फील्ड
रेजिस्टेंस, सॉरी फील्ड रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, फील्ड करंट क्या है, फील्ड रेजिस्टेंस है। तो फील्ड रेजिस्टेंस और करंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा कि फील्ड करंट जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा अपने पास क्या होगा जी, स्पीड ऑफ द मोटर बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ रही है जिसकी वजह से फील्ड करंट कम हो रही है, फील्ड करंट के कम होने की वजह से स्पीड ऑफ द मोटर बढ़ती जा रही है। ये इक्वेशन भी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। आई एफ बराबर होती है हमारे पास वी टी और आर एफ के। अगर आर एफ बढ़ेगा तो आई एफ घटेगी, और आई एफ घटेगी तो अपने पास आई एफ और उसका क्या नाम है, स्पीड ऑफ द मोटर का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आई एफ कम हो रही है तो स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो ये रिलेशन है, इस वजह से वो ग्राफ राइज करता आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।